वीडियो हम गोना डिस्कस द चैप्टर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं इसको रिवाइज करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ना हम अर्थ के बारे में जानेंगे। हम इसको एक पीस, सपोज ऐसे में वो एक स्फीयर होता है, जैसे केक होता है हमारा, उसकी एक पीस काट देते हैं हम, तो 3 पार्ट्स में बट जाता है। मतलब इसको 3 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। एक बोलते हैं क्रस्ट, अनदर इज मेंटल एंड अनदर इज कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको ना हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर में है, इसको बांटा था ग्रांट ने। ठीक है, इन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा था। और आगे स्टडी करने पे हमने पाया, मतलब साइंटिस्ट ने पाया, जैसे कि जियोलॉजिस्ट ने एक स्विस थे, स्विस ने बोला ना कि ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो है ना, ये मेनली ना मिनरल्स के बेसिस पे उन्होंने बोला। स्विस ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मेनली इसको उन्होंने बोला, स्विस ने जो बांटा था क्रस्ट, मेंटल और कोर में, तो उन्होंने बताया था कि क्रस्ट में जो है वो सियाल पाया जाता है, यानी कि सियाल का मतलब सिलिकॉन, और एसआई का मतलब सिलिकॉन, और इसका मतलब एल्यूमिनियम। मैंने गलती से वो सीमा दे दिया। मेंटल में उन्होंने सीमा बताया था, सीमा, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में उन्होंने बताया था नीट, यानी कि निकेल और फेरस। तो ये रहा स्विस का डिवीजन। आगे भी ना अर्थ को और कई बेसिस पे बांटा गया है अलग अलग जियोलॉजिस्ट द्वारा। तो उन्होंने फिर आगे एक किसी जियोलॉजिस्ट, उनका नाम था ना डेली, उन्होंने ना, आई एम नॉट श्योर कि डेली, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये जो होता है ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये भी ना, ये इसको हम लिथोस्फीयर, उन्होंने मतलब लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरोस्फीयर में बांटा। अब बात आती है कि लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, स्टेनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, मेसोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, और बैरोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है। तो जो लिथोस्फीयर होता है ना, उसमें उन्होंने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को भी अपर, ये डॉट डॉट होगा, अपर कोर और लोअर कोर। तो ये तो हो गया, लेकिन अब हमें जानना है कि भाई वो लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है। तो लिथोस्फीयर होता है हमारा, ये अपर मेंटल जो है ना, ये अपर मेंटल इतना, अपर मेंटल का भी अपर लेयर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इतना, तो इतना क्या है, ये है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। उसके बाद ये अपर मेंटल में जो बचा हुआ पार्ट है, अपर मेंटल के अपर पार्ट को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज एस्थेनोस्फीयर, थेनोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद जो लोअर मेंटल है, दिस इज कॉल्ड मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और ना ये जो है पूरा कोर है, इसको उन्होंने बोला द होल कोर इज कॉल्ड बैरोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया बैरोस्फीयर। फिर जियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे ना जो ये अपर कोर, मतलब अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इसके बीच जो ये डिवाइडिंग लाइन है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें सिमिलर पाई जा रही है। सिमिलर इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जा रही है, यानी कि ये जो डिवाइडिंग लाइन है, यहाँ पर अपर कोर का भी विशेषताएं पाई जा रही है और लोअर कोर की भी विशेषताएं पाई जा रही है। ये जो था ना हमारा अपर क्रस्ट, तो ये जो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर, ये जो है ना, इसको, ये जो डिवाइडिंग लाइन है ना यहाँ पे, जो इन सबको बांट रही है, अपर कोर, लोअर कोर, यहाँ पे देखा गया कि दोनों की विशेषताएं पाई जा रही है, अपर कोर क्रस्ट की भी और लोअर क्रस्ट की भी। तो इसको ना उन्होंने डिसकंटिन्यूटी एरिया कहा, असंतत्य कहा। तो मतलब जियोलॉजिस्ट ने तो फिर यहाँ पे उसको अलग अलग नाम दिया। तो यहाँ पे होता है कोनोरॉइड, कोनोरॉइड, ये डिसकंटिन्यूटी है। जहाँ जहाँ डिवाइडिंग लाइन है उसी को डिसकंटिन्यूटी एरिया बोला गया है। ये है मोहो, ये है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, और ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ये है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये अलग अलग डिसकंटिन्यूटी में उसको बांटा गया है। तो अभी हमने जैसे कि इसको अलग अलग अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम जानेंगे कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी कैसे पता चली। हम कैसे बोले कि भाई, मतलब हम क्या बोलेंगे इसके बारे में कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या लिक्विड है, या सॉलिड है, मतलब इसका स्टेट कैसा है, इसकी स्टेट कैसी है, उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे स्टडी किया। तो जैसे कि वो बहुत सारी बेसिस बताई है इसके लिए। ये तो वो जितनी भी उन्होंने तरीके बताए, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में ना एक आता है घनत्व आधारित अध्ययन, दाब आधारित अध्ययन, रित अध्ययन, ताप आधारित अध्ययन। और प्राकृतिक स्रोत में आते हैं जैसे कि हम ज्वालामुखी स्रोत हो जाता है हमारे लिए, और आते हैं जो उल्का पिंड होते हैं वो,
और भूकंप आधारित अध्ययन। अभी हम देखेंगे ना कि जो सबको हम स्टडी करेंगे तो सबसे ऑथेंटिक होता है ये भूकंप आधारित अध्ययन। इस जितनी भी चीज़ें खोजी गई है उसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है ये भूकंप आधारित अध्ययन। तो अभी हम सबको एक करके देखते हैं। घनत्व आधारित अध्ययन में देखा गया कि उन्होंने ना अर्थ की डेंसिटी को मतलब उसका आधार माना जियोलॉजिस्ट ने। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना अर्थ के, जैसे हम ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो हम क्रस्ट से मेंटल में जा रहे हैं फिर कोर में जा रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। उन्होंने बताया था ये जो डेंसिटी बेस्ड स्टडी किया गया था उसमें उन्होंने बोला कि एवरेज अर्थ का एवरेज ना डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सब मतलब कि कोई भी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो अब हम और फिर 5.5 पे और मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इंक्रीज करते जाएंगे। फिर लेकिन क्वेश्चन आता है कि फिर अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो अर्थ के अंदर ये जो मेल्टेड मैग्मा है जो ज्वालामुखी से निकलता है तो फिर वो कैसे आया, उसका डेंसिटी तो कम है अर्थ की क्रस्ट के कंपैरिजन में। तो फिर ये स्टडी भी फेल कर गया। अब नेक्स्ट आता है दाब आधारित अध्ययन। ये दाब आधारित अध्ययन, दाब वालों ने बताया कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, ये अर्थ है इसका सरफेस, और हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से वो प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड की तरह। जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब ऊपर हम देख रहे हैं कि सॉलिड चीज़ें हमको दिख रही है अर्थ के क्रस्ट पे, अब नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होने से हमको क्या मिलना चाहिए, मेल्टेड मिलना चाहिए। लेकिन मैग्मा ही हमको मेल्टेड मिलता है। उसके बाद फिर स्टडी करने पे हमको पता चलता है कि फिर वो सॉलिड स्टेट मिलता है। तो फिर ये भी ना स्टडी ऑथेंटिक नहीं रहा। इसके बारे में भी ये भी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मतलब मैग्मा के बारे में इन्होंने बताया मेल्टेड तो है, लेकिन उसके बाद क्या है आगे चल के हमको पता चला कि सॉलिड है मैग्मा के बाद। लेकिन उस टाइम डाब वाले ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और फिर एक आता है ना ताप आधारित, ये भी वही है लगभग, ये तीनों एक ही बातें बोलती है इधर उधर बस बातों को घुमा के। ये लोग भी बोलते हैं ना कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चीज़ें पिघली हुई मिलेंगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, चीज़ें पिघली हुई मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ है कि मैग्मा एक सीमित लेयर तक मिलता है, फिर उसके बाद तो सॉलिड चीज़ें मिलती है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल है कि नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केवल मैग्मा तक ही हमको वो मैग्मा से भी और ज़्यादा पिघली हुई चीज़ें मिलती नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑथेंटिक नहीं रही। इसके बारे में भी ना हमें कुछ बढ़िया से ये लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और जहाँ तक बात आती है ज्वालामुखी और एक है उल्कापिंड, इसके बारे में ना जियोलॉजिस्ट ने बताया था। अब उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी क्या है, अर्थ के अंदर से आ रहा है, ये सरफेस से तो नहीं आ रहा, नीचे लेयर से आ रहा है। तो नीचे से आ रहा है तो ये क्या हो सकता है कि हमें उसकी स्टडी करके लावा जिसमें से आ रहा है उसकी स्टडी करके हम इसके नीचे बारे जान सकते हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहा, हमको उससे भी कुछ बढ़िया कुछ जानने को नहीं मिला। अब नेक्स्ट आता है कि उल्कापिंड। अब उल्कापिंड को लेकर क्या बोला गया कि उल्कापिंड जो धरती पर गिरते हैं वो भी तो एक बॉडी ही है यूनिवर्स, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का, जैसे कि हमारी अर्थ एक बॉडी है सोलर सिस्टम की। तो जैसे ये बने होंगे ना वैसे ही हमारी अर्थ भी बनी होगी। इसलिए हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमारी अर्थ का भी हमको मिल जाएगा ये उल्कापिंड की स्टडी करने से। लेकिन उल्कापिंड छोटे होते हैं, अर्थ बड़ी होती है, इसमें डेंसिटी टेम्परेचर सबका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ें भी ना, ये सोर्स जो उल्कापिंड है ये भी ज़्यादा बाद में मतलब इस सबको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को। भूकंप आधारित अध्ययन, ये जो भूकंप आधारित, इसने ना अर्थ की सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी। जो मैं ये बोल रही हूँ बाकी का ये जो एक्सप्लेन करते टाइम इनको कि ये यहाँ पे लावा मिल रहा है उसके बाद सॉलिड मिल रहा है, तो मैं किसके बेसिस पे बोल पा रही हूँ और उसको काउंटर किस बेसिस पे कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे ना ये भूकंप आधारित अध्ययन से पता चल गया है कि भाई यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड नहीं मतलब थोड़ा वो जली बेस्ड या फिर लावा टाइप का है, उसके बाद सॉलिड है। तो ये मुझे पता चला इसकी स्टडी से, जिसको मैं इसलिए मैं इसको काउंटर कर पाई। भूकंप आधारित अध्ययन को जानने के लिए हमको सबसे पहले ना वो उसके इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना पड़ेगा। भूकंपीय तरंग ना 3 टाइप्स के होते हैं, एक पी वेव, एक एस वेव और एक एल वेव, यानी कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एक लॉन्ग वेव या लव वेव। तो ये पी वेव ना हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है लाइक साउंड यानी कि अनुधारित तरंग। एस वेव ये वर्टिकली ट्रैवल करती है लाइक ऐसे जैसे लाइट ट्रैवल करता है ना, लाइट ऐसे ही ट्रैवल करता है, इसको अनुप्रस्थ चाहिए बोलते हैं। और एल वेव में दोनों तरीके से ट्रैवल करता है, ये हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करेगा और ये वर्टिकली भी ट्रैवल करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी ना सबसे कम होती है इसमें, तीव्रता या इंटेंसिटी इसमें ना सबसे कम होगी। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा और ये फर्स्ट पे आएगा इंटेंसिटी में, ठीक है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं स्पीड की यानी कि गति की, तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, उसके बाद लव वेव जो एल वेव है ना, लव वेव या लॉन्ग वेव, इसकी स्पीड सबसे कम होती है लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम इन वेव्स के बारे में जानते हैं तो हमको ना वो जो भूकंपीय आधारित अध्ययन है उसको, जैसे हमको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी मिलेगी, उसको स्टडी करने में काफ़ी आसानी होगा। तो जैसे कि ये अर्थ है, ये क्रस्ट मान लेते हैं, ये मेंटल मान लेते हैं और ये कोर मान लेते हैं। तो ना एक और विशेषता होती है ना, ये केवल
ये जो पी वेव है ये केवल सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, और यह ना ये जो सेकेंडरी वेव है ये केवल लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है। और लव वेव के बारे में उतना कोई मतलब विशेष जानकारी नहीं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से हम इसको स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो ये सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है पी वेव, और ऐसे लिक्विड में नहीं ट्रैवल कर सकता, यानी कि ये केवल सॉलिड में ट्रैवल करेगा, सॉलिड एस, ये केवल सॉलिड में ट्रैवल करेगा एस वेव, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करेगा। तो अब हम जब इसकी स्टडी करने जाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि अब जब स्टडी करने के लिए हम इन वेव्स को गुजारते हैं, पी वेव ये सॉलिड लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है और एस वेव ना केवल सॉलिड में ट्रैवल। जब हमने इसे गुजारा तो हम यहाँ पे पहले देखे थे यहाँ तक लिथोस्फीयर है और यहाँ पे स्टेनोस्फीयर है। तो ये जब ये वेव्स जब ऐसे एंटर करती है, सपोज ये पी वेव है और ये सेकेंडरी वेव है जिसको मैंने बड़ा एरो बनाया है, और पी वेव को मैंने छोटे छोटे एरो बनाया, ऐसे डार्क छोटे छोटे बनाए। तो जब पी वेव ना हम देखते हैं कि पी वेव यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ सब जगह गया, लेकिन उसकी स्पीड में ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ, सभी जगह स्पीड एक जैसा नहीं रहा। एस वेव इधर तक तो गया, यहाँ गया, लेकिन ये क्रोड का ये जो गुटेनबर्ग जहाँ से क्रोड शुरू होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ना, इसके बाद ना ये सेकेंडरी वेव गायब हो जाता है और एल वेव की स्पीड फ्लक्चुएट करती है। जैसे यहाँ पर कम होती है उसकी स्पीड, जैसे जैसे वो इधर आता है कम होती है, फिर इसमें वो बहुत कम हो जाती है, फिर जब वो लेमन डिसकंटिन्यूटी के पास जाता है यहाँ पर, तब उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। अब इसको स्पीड को हमने कैसे रिलेट किया, अब क्या होता है ना कि वेव्स जो होती है उनकी स्पीड ना डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वेव्स की स्पीड भी इंक्रीज करेगी। स्पीड कम होगी तो मतलब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। तो पी वेव जैसे यहाँ एंटर किया उसकी डेंसिटी ठीक थी, लेकिन जैसे ही स्टेनोस्फीयर का है अपर मेंटल का लोअर पार्ट, वहाँ गया तो उसकी ना स्पीड थोड़ी कम हुई, क्योंकि वो जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब जेली लाइक नहीं, मतलब थोड़ा मेल्टेड टाइप का है, लेकिन थोड़ा सॉलिड तो है ही, एकदम से वो नहीं है, और इसमें ना इसकी स्पीड कम रही वो थोड़ा की उसकी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर गए हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है, यहाँ ये सेकेंडरी वेव गायब हो गई क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में था, और प्राइमरी वेव जो थी ये ट्रैवल तो कर रही थी लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी कम हुई होगी तभी तो वो हुआ होगा। फिर यहाँ जब लेहमन डिसकंटिन्यूटी के पास गया कोर की, तब इसकी स्पीड फिर से इंक्रीज कर गई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि तब इससे कंक्लूजन निकाला गया कि जो ये हमने बनाया ना क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये जो है, तो यहाँ तक उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि ये जो है ये सॉलिड है, स्टेनोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर, और ये स्टेनोस्फीयर जो है ना ये थोड़ा सा मेल्टेड है, लेकिन जैसे लावा वही समझ लो, ये थोड़ा नॉर्मल है, उससे थोड़ा सॉलिड है, ये फिर ये उसमें उसी टाइप का समझ लो, ये लिक्विड है। ये कोर का अपर कोर जो है ना ये पूरा लिक्विड है, और ये जो कोर का लोअर पार्ट है ये फिर सॉलिड है, इसका डेंसिटी इंक्रीज कर जाए। तो इससे इसी बेसिस इसी स्टडी पे, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की स्टडी करके ही जियोलॉजिस्ट ने इंटरनल स्ट्रक्चर को पता किया कि ये सॉलिड है, ये थोड़ा सा सॉलिड ही है लेकिन मेल्टेड टाइप का है, मेल्टेड टाइप लाइक मैग्मा। ये भी सॉलिड है, ये सॉरी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और अगेन ये सॉलिड है। तो हमें इससे इसके स्ट्रक्चर मिल गए, मतलब हाँ उसका वो स्टेट मिल गया कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये थोड़ा मेल्टेड टाइप का स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सबसे ज़्यादा सॉलिड ये है। तो हम इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर को फिनिश करते हैं, और सबसे ऑथेंटिक हमको क्या मिला कि भूकंप आधारित अध्ययन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।